Good morning students. Today we are going to start lecture 5 of chapter 7 for class 11th हिंदी मीडियम RBS। देखिए इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अब हम आयनिक साम्य के बारे में पढ़ रहे हैं। रासायनिक साम्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब हम आयनिक साम्य के बारे में पढ़ते हैं तो आयनिक साम्य के क्वेश्चन हमें करने आने चाहिए। अब आयनिक साम्य जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आती है पीएच, ठीक है। पीएच क्या है, देखिए पीएच एक स्केल है, ठीक है। कैसा स्केल है जो किस चीज को मालूम करता है, विलयन की प्रकृति को मालूम करने के काम में आता है। किस चीज में, विलयन की प्रकृति के बारे में कि विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे कि विलयन की प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। ये थोड़ा बहुत पार्ट आपने चैप्टर क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए पीएच क्या होता है। पीएच होता है बराबर माइनस लॉग एच आयन, ठीक है। यानी पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है जो एच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुत्तर है, ठीक है, लघु गणक है। यानी एच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक है, ठीक है। अब एच आयन की सांद्रता से पीएच को कैसे रिलेट करेंगे। फर्स्ट होता है कि यदि एच आयन की सांद्रता 10 की घात -7 से ज्यादा है, मान लो एक विलयन जिसमें एच आयन की सांद्रता जो है वो 10 की घात -7 से ज्यादा है, तो अब आप देखो 10 की घात -7 अब आप यहाँ पर रखोगे तो 10 की घात -7 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो पीएच कैसी हो जाएगी, पीएच हो जाएगी लेस देन 7, ठीक है। क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, लाइक दिस। और उस समय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्लियर, ठीक है। यदि विलयन की सांद्रता एच आयन सांद्रता जो है वो 10 की घात 7 से कम है, एच आयन की सांद्रता यदि 10 की घात -7 से कम है तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी। पीएच जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8, 9, 10, 11 लाइक दिस। और विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अब यदि देखिए यदि विलयन की सांद्रता यदि एच आयन की सांद्रता कितनी है, 10 की घात -7 है, यानी ना तो 10 की घात -7 से ज्यादा है ना -7 से कम है, बराबर है, तो पीएच कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और यदि पीएच 7 हो जाएगी तो विलयन कैसा हो जाएगा, पीएच 7 हो जाएगी तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्लियर। विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम इस चीज को निकाल रहे हैं तो वो यदि आपसे ये कहता है हम पीएच की सांद्रता को यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, पीएच की सांद्रता कितनी हो सकती है, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है अम्ल का, अच्छा अब आता है जल का आयनिक गुणनफल। क्या आता है, जल का आयनिक गुणनफल। कैसे निकालते हैं, देखिए जल का आयनिक गुणनफल निकालने के लिए जल का आयनिक गुणनफल जो है उसको हम किससे बताते हैं, KW से बताते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कैसे होता है, यानी KW जल का आयनिक गुणनफल बता रहा है। कैसे होता है, जैसे H2O है, इसका आपने क्या किया, इसका आपने आयनन किया, ठीक है। इसने एच आयन इसको दिया तो ये तो ठीक है, तो देखो एक तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और एक बन जाएगा OH आयन। इसने दिया H इसको दे दिया तो ये H2O पॉजिटिव बन गया, वो OH नेगेटिव बन गया, ठीक है, क्लियर। तो K क्या हो जाएगा, सामने स्थिरांक आप निकालोगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अपॉन OH आयन की सांद्रता अपॉन H2O का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, क्लियर। अब इसके नीचे क्या होगा, इसके आगे देखिए ये सामने स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जल की सांद्रता क्या लगभग समान रहती है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस, क्लियर, ठीक है। अब
ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, तो इन दोनों को हम एक नए स्थिरांक से बताते हैं जिसे हम कहते हैं KW। KW माने जल का आयनिक गुणनफल, और वो किसके बराबर है? H3O पॉजिटिव के बराबर है और OH माइनस के बराबर है। क्लियर? ठीक है। अब आपको पता है H3O पॉजिटिव जो है उसको हम HI नहीं लिख सकते, H3O पॉजिटिव का मतलब HI। क्लियर? तो KW जो है वाकई में किसके बराबर आ गया? HI की सांद्रता के बराबर आ गया, OH की सांद्रता के बराबर आ गया। ये 10 की घात -7 होती है, और KW की वैल्यू कितनी होती है? अब आप देखो, एक शुद्ध जल है उसमें HI की सांद्रता कितनी होती है? 10 की घात -7। ये भी कितनी होती है? 10 की घात -7। तो KW की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की घात -14 हो गई KW की वैल्यू। क्लियर? समझ में आ रहा है? KW क्या हो गया? तो K जो है वो जल का आयनिक गुणनफल है जिसे KW से बताते हैं, जिसका मान 10 की घात -14 होता है। ठीक है? क्लियर? तो इससे हमने यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल मालूम कर लिया। ठीक, अब आप आ जाइए। अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है? उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है अम्ल का आयनन स्थिरांक। अम्ल का आयनन स्थिरांक। ठीक है, कि किसी भी अम्ल का यदि हमें स्थिरांक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अम्ल का आयनन स्थिरांक आप देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक अम्ल है HA। ठीक है, जब ये आयनित होता है, इसको आप ऐसे मानिए, इसका स्थिरांक मालूम कर रहे हो, या फिर आप सीधा ही कर तोड़ लीजिए, तो ये कैसे आयनित होगा? ठीक है, धन आयन और ऋण आयन में, और फिर ये दोनों मिलकर वापस से इसको बना लेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए प्रारंभ में ये कितना था? 1 था। ठीक है, 1 मोल था, और ये 0 था और ये भी 0 था। ठीक है, अब क्या हुआ? T समय पर क्या हुआ? T समय पर इसका अल्फा भाग वियोजित हो गया। कितना भाग वियोजित हो गया? अल्फा। तो हम अल्फा को क्या कह रहे हैं? अल्फा है हमारा वियोजन की मात्रा। ठीक है, जितना भी भाग है, मान लो 100 है, तो 100 में से कितना भाग वियोजित हो गया? तो वियोजन की मात्रा को बता रहा है अल्फा। तो T समय पर अल्फा वियोजित हो गया, मतलब प्रारंभ में ये था, ये 0 था, अब अल्फा वियोजित हो गया, तो T समय पर कितना बचा? 1 माइनस अल्फा बचा। ये भी अल्फा बचा और ये भी अल्फा बचा। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यदि ये वियोजित नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये वियोजित हुआ, वहां पे वो बना। ठीक है, तो अब आप देखिए, पूरे विलयन की सांद्रता कितनी है? C है, तो C और C। ठीक है, तो K अल्फा कितना हो गया? K इक्विलिब्रियम कितना होगा? रासायनिक साम्य स्थिरांक को कैसे निकालेंगे? HN की सांद्रता अपॉन AN की सांद्रता अपॉन HA। ठीक है, HN की सांद्रता कितनी है? अल्फा C। इसकी सांद्रता कितनी है? अल्फा C। और इसकी सांद्रता कितनी है? 1 माइनस अल्फा C। तो टोटल कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा C। C से C को क्रॉस हो गया, तो Ka जो आया है, A माने अम्ल का स्थिरांक, Ka किसके बराबर हो गया? अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है कि Ka क्या है? Ka है अम्ल का आयनन स्थिरांक। Ka क्या है? अम्ल का आयनन स्थिरांक। आप इसको अम्ल का वियोजन स्थिरांक भी बोल सकते हो, आयनन ही नहीं, वियोजन स्थिरांक भी बोल सकते हो। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। ठीक है, और C क्या है? C है सांद्रता। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि विलयन कैसा है? बहुत तनु है। कैसा है? तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब है, तनु विलयन के लिए आप हमेशा क्या लगाएंगे? 1 माइनस, तनु विलयन का मतलब 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। यानी तनु विलयन वो विलयन है जिसमें वियोजन नहीं हो रहा, जिसमें आयनन नहीं हो रहा।
ठीक है, तो उसकी सांद्रता ऐसा सच ही बनी रहती है। तो 1 माइनस एल्फा किसके बराबर रहेगा उस टाइम पर किसी कहेंगे तो एक इसमें बदल जाएगा, एल्फा स्क्वायर सी में बदल जाएगा उस टाइम पर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ? इसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड तनुता का नियम, कि यदि विलयन बहुत तनु है उस टाइम पर ये जो आपका कांस्टेंट आया है ये किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी में बदल जाएगा। ठीक है, और हमें पता है और हम जानते हैं जो सी है वो किसके बराबर होता है, 1/v के बराबर होता है। तो इसके ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन v। सी का मतलब मैंने क्या लिख दिया, 1/v लिख दिया। तो ये स्थिरांक ऐसे बदल गया। समझ में आ रहा है? तो किसी भी अम्ल का आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक हम कैसे निकालते हैं, उसमें हम पहले उसका आयनन करेंगे, प्रारंभ में उसके मोल देखेंगे, t समय पर देखेंगे, के ए को निकालेंगे साम्य स्थिरांक की तरह से और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और यदि इसकी जगह, ये तो हो गया आपका अम्ल का आयनन स्थिरांक, ये अम्ल का आयनन स्थिरांक है। और ओस्टवाल्ड तनुता का नियम किन पर लग रहा है, दुर्बल अम्लों पर लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना है दुर्बल अम्लों पर। यानी वो हमें जिसका, यानी ये वाला जो रूल है ना तनु विलयन के लिए, जो तनुता का विलयन हमने लगाया, ये 1 माइनस एल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, जो अम्ल कैसा है, अत्यंत दुर्बल है। ठीक है, यदि वो दुर्बल नहीं है तो उस स्थिति में आपके लिए ये मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि मान लो क्षार होता है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो अभी आज तो मैं आपको ये स्थिरांक निकालना बता रही हूँ, कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं। आपकी बुक के एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को मैं बताऊंगी। ठीक है, अब हो गया हमारा क्षार का स्थिरांक, क्षार का वियोजन स्थिरांक। वियोजन आयन का मतलब एक ही है, क्षार का वियोजन कैसे निकालेंगे? मान लो BOH क्षार है, ये टूटा, ठीक है, ये टूटा तो ये किसमें बदला, बी आयन में और OH आयन में। ठीक है, क्लियर? ये प्रारंभ में कितना था, 1 था, ये 0 0 था। ये प्रारंभ में कितना है, 1 और ये है 0 0। इसका कितना भाग वियोजित हो गया, अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो कितना बचा t समय पर बचा 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। ठीक है, अब आप देखो इसकी सांद्रता C है, इसकी भी सांद्रता C है, इसकी भी सांद्रता C है, तो Kb क्या हो गया, Kb हो गया B आयन OH आयन अपॉन BOH। ये किसके बराबर हो गई, यहाँ से वैल्यू रखी अल्फा C अपॉन 1 माइनस अल्फा C। ठीक है, C से C कट गया, तो जो Kb है वो किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर आ गया Kb। क्लियर? यहाँ पर C क्या है, C तो है सांद्रता, ठीक है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, ठीक है, और Kb क्या है, क्षार का वियोजन स्थिरांक। क्या है, क्षार का वियोजन स्थिरांक। क्लियर? तो Ka क्या है, Kb क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक होता है Kw। आपको मैंने बता दिया, जलदानी गुणनफल अभी बताया था। Kw किसके बराबर होता है, Ka इंटू Kb के बराबर होता है, Ka इंटू Kb के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये कैसे होता है, चलो वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि वो किस तरीके से होता है। तो अभी मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर के थोड़े डिफिकल्ट हैं। ठीक है, तो हमने आयनिक साम्य में आज क्या पढ़ा है, पीएच कैसे निकालते हैं, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, अम्ल का आयनन कैसे होता है, और क्षार का वियोजन या क्षार का आयनन कैसे होता है। थैंक यू।